तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएमआर पर ग्रामीण विकास विभाग की बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रमेश मीणा इस बैठक में मौजूद है। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में कई आला अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सीएमआर पर ग्रामीण विकास विभाग की बैठक इस वक्त जारी है। सीएम अशोक गहलोत लगातार एक्शन में के बाद एक सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आज ग्रामीण विकास विभाग की बैठक इस वक्त चल रही है। सीएम अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। विभाग के मंत्री रमेश मीणा मौजूद है, मुख्य सचिव उषा शर्मा बैठक में मौजूद हैं और साथ ही कई आला अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है, जहां कई निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को। साथ ही साथ सीएम की मंशा की तमाम जो घोषणाएं की गई हैं उनको तय समय में लागू किया जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोविड सहायकों की बात करेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। आपको बता दें कि 37वें दिन भी सीएचए का यह धरना जारी रहा। जयपुर में शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायक डटे हुए हैं। महापंचायत की तैयारियों में जुटे हैं सीएचए और 12 मई को महापंचायत करेंगे। 13 मई को उदयपुर में होने जा रहे कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर के घेराव का इनकी ओर से ऐलान किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएचए का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में सीएचए का प्रोटेस्ट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों का यह धरना 37 दिनों से जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी मौजूद हैं सीएचए के धरना स्थल पर। वहां पर क्या कुछ चल रहा है अब वो हम देख लेते हैं। सौरभ, क्या चल रहा है आज और लगातार पिछले दिनों से सीएचए का जो धरना है वो जारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज 37वां दिन है और भी लगभग वही तस्वीर जो है वो पिछले 36 दिनों से जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो तस्वीर आज भी वही तस्वीर नजर आ रही है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जो है वो लगातार जारी है। तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं वो यहाँ पर लगातार धरना दिए हुए हैं। साथ ही आज से ये तमाम जो संगठन हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं और 12 मई को जो नर्सेज डे पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है तो उसको लेकर आमंत्रण जो है वो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश जो है वो की जा रही। तो किस प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, संख्या बल में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही। लगातार ये लोग 36 दिनों से यहाँ पर जुटे हुए हैं और तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं जब तक इन्हें संविदा कैडर में शामिल नहीं कर लिया जाता। तो आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। मोहन हमारे साथ मौजूद है। मोहन, 12 तारीख को महापंचायत है, किस प्रकार से आप लोग दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? 12 तारीख को जो महापंचायत है उसमें जनप्रतिनिधि जन आंदोलन की तरह इसको शुरू किया है। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच वार्ड पंच से लेके आमजन संगठन, व्यापारी संगठन और भी जितने कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के जो नेता, युवा नेता, छात्र नेता, सबको इसमें इनवाइट किया। और ये जो आंदोलन है और ये जो महापंचायत है ये अब सीएचए का नहीं पूरे राजस्थान का जन आंदोलन बन चुका है। और जहां तक उम्मीद है गहलोत जी 12 तारीख तक नर्सिंग दिवस है, इंटरनेशनल डे है, उस टाइम में कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे और इन साथियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इतना आप लोगों की किसी से बातचीत हुई? अब बातचीत चल रही है? फिलहाल तो देखो किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी वार्ता नहीं हो पा रही है। उससे पहले 1-2 बार सचिवालय में वार्ता हुई, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि मिनट्स में और पॉइंटों में अभी तक कोई सरकार से वार्ता नहीं हुई। स्पष्ट वार्ता अभी तक हो नहीं पाई सरकार के द्वारा। तो अभी अगर जो सरकार का रुख है, 13 तारीख को चिंतन शिविर है, उदयपुर में एक महारैली भी करके आए हैं, अल्टीमेटम भी दिया वहां उदयपुर कलेक्टर को कि अगर हमारी मांगे 12 मई तक नहीं सुनी तो चिंतन शिविर को चिंता शिविर में बदलने की तैयारी है। और ये जो यहाँ पे जन आंदोलन है, इसी तरह से जन आंदोलन उदयपुर में भी शुरू होगा 13 तारीख से चिंतन शिविर को चिंता शिविर में बदलने के लिए। चिंतन शिविर चिंता शिविर में बदलने की कोशिश की जाएगी। किन किन लोगों को बुलाया जा रहा है आप लोगों द्वारा?
देखिए, हम यहाँ पे किसान नेताओं को बुला रहे हैं, छात्र नेताओं को बुला रहे हैं, और भी जो भी हमारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मतलब एनजीओ वगैरह हैं, उनके जो मुखिया हैं, सामाजिक जो नेता हैं, उनको भी यहाँ पे बुला रहे हैं। और ये 12 तारीख की ऐतिहासिक महापंचायत होगी, नरसिंह इतिहास की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब प्रत्येक दिन हम ब्लड देने जाते हैं। अशोक जी गहलोत के जन्मदिन पे जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उसके तहत हम सैकड़ों यूनिट ब्लड दे चुके हैं। और आज भी यहाँ पे हमारे साथियों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को चेतना चाहिए। सरकार को 12 तारीख से पहले एक बड़ा, मतलब हमारे लिए नौकरी देनी चाहिए। अगर 12 तारीख से पहले सरकार दे देती है तो हम इस महापंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पे अशोक जी गहलोत को आमंत्रित करेंगे। तो अहमद, आपने सुना किस प्रकार के इनके इरादे हैं कि 12 मई तक ये अपनी मांग जो है वो पूरी करवाना चाहते हैं, और तब तक ये आंदोलन जो है वो इसी रूप में लगातार जारी है। भीषण गर्मी के बीच बच्चों के साथ यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और हालांकि ये अलग बात है कि अब किसी प्रकार की लगातार दिखाई दे रही हैं इस CHA आंदोलन में, जो पहले दिन से ही इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं, वे क्या सोचती हैं इस आंदोलन को लेकर के, उनसे भी जरा जानिए। जी बिल्कुल, देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप इतने समय से यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी हो पाएगी? जरूर पूरी होएगी। गहलोत सरकार को करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगी? यहाँ पे इतनी गर्मी में हम बैठे इतने दिनों से, हमको जरूर हमारी मांगे पूरी करेंगे। अशोक गहलोत पे हमें पूरा विश्वास है। आप कहाँ से मैडम, और क्या लगता है आप लोगों को ये आंदोलन जो है वो सही दिशा में जा रहा है और आप लोगों की मांग पूरी हो पाएगी? हाँ, हो पाएगी, जरूर हो पाएगी। हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम कोई ऐसा उपद्रव या कोई ऐसा आग्रह नहीं हो रहे। हम आराम से, शांति से, आराम से अपना काम कर रहे हैं। और आराम से हमको ये पूर्ण विश्वास है कि अशोक गहलोत जी हमारी मांग अवश्य पूरी करेंगे, और हमको ये पूर्ण विश्वास है और जरूर ये काम। कहाँ से हैं आप, और ये इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को परेशानी भी हो रही होगी? हाँ, हो रही है ना। हम यहाँ से हैं महुआ से। तो ये राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जो लगातार जुटे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर बर्थडे भी मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग हैं तो हर रोज किसी न किसी का जन्मदिन जो है वो होता है। तो यहाँ पर जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने साथियों का जन्मदिन भी यहाँ पर इस प्रकार से सेलिब्रेट जो है वो करते हैं। तो एक अलग ही माहौल जो है वो शहीद स्मारक पर नजर आ रहा है। तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद एक परिवार के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। और अलग अलग तरह से इवेंट जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। हर रोज किसी न किसी का बर्थडे होता है, केक सेरेमनी यहाँ पर होती है। तो ये एक नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखने को लगातार मिल रहा है। तो इस प्रकार से आंदोलन जो है वो अपने हिसाब से लगातार जारी है। 37वां दिन हो चुका है। तमाम तरह की मुश्किलों के बावजूद भी कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो आंदोलन में जुटे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार से डिहाइड्रेशन की परेशानी इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को ना हो, इसको लेकर भी नींबू पानी और तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था आप लोग करते हैं, क्योंकि इतने दिन से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं? सर, हम व्यवस्था हर जिले वाइज व्यवस्था होती है खाने की। आज जिला ये खिलाएगा, उसको पहले से व्यवस्था प्री प्लानिंग कर लेते हैं। उसके बाद में हम जैसे खाना है और दिन का प्रोग्राम जो कोई ब्लॉक घोषणा कर देता है कि हम नींबू पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे या छाछ लस्सी पिलाएंगे। तो दिन भर का हमारे कार्यक्रम फिक्स रहता है कि आज ये जिला पिलाएगा, आज ये जिला खिलाएगा। हर बार बदल के जिला का, हर बार अपने खुद के पैसों से हम व्यवस्था करते हैं। ये सारी कितना रुपया खर्चा हो रहा है पर डे का आप लोगों का यहाँ पर डे का? हमारे खाने का 38 से 40 हजार रुपये पर डे का खर्चा है हमारा खाने का, एक टाइम के खाने का। सिर्फ एक वक्त ही खाते हैं हम, सुबह खाना नहीं खाते हैं। तो इकट्ठा कर ले तो इतना पैसा हो जाता है? बिल्कुल, एक हर ब्लॉक को जिम्मेदारी दी जाती है। वो ब्लॉक वाला इकट्ठा करके और पैसे कर देता है। तो देखिए ये इस प्रकार से इंतजाम जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। 30-40 हजार रुपए का खर्चा पर डे भोजन का इनका आ रहा है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं कई लोग, रात को होटल्स लेकर यहाँ पर ठहरे हुए हैं, कोई शहीद स्मारक पर ही जो है वो सोते हैं। तो ये आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन ये अलग बात है कि किसी तरह से इनको आश्वासन जो है वो नहीं मिला है। जो नेता शुरुआत में आए थे यहाँ पर बड़े बड़े आश्वासन उन्होंने दिए थे, अब वो भी यहाँ से जो है वो कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हेमंत।
बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो कोविड सहायकों का धरना लगातार जारी है और इनकी यही मांग है कि इनकी नौकरी बहाली की जाए फिर से। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने पानी की समस्या को लेकर के अलवर बहरोड रोड को जाम कर दिया, नारेबाजी की। जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाइश करके जाम को खुलवाया। कई घंटों तक रोड बंद रहने से आम लोगों को खासी परेशानी हुई है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि कई इलाकों में एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि आंधी की वजह से कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित रही, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। मौके पर समझाने के लिए पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारी को महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। अरे पानी साहब 8 रोज हो गए, 8 रोज से नई लाइन में पानी मिलाया, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। 8 टंकी नेबरी शिवाजी पार्क की ये कह रहे हैं कि हसन काम पे पानी मुड़ गया सारा। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा 2 महीने से कंटिन्यू, पर हमारे 4 के में सामने लाइन थी, वो उसमें से फिर भी हैंडपंप चला के हम पानी भर लेते थे, ठीक है, गुजारा हो जाता। अब 3 दिन से तो बिल्कुल उसको भी बंद कर दिया। पहले वाले लाइन बंद कर दी, नई वाली लाइन बंद कर दी, अब तो बिल्कुल भी एक टपका पानी नहीं है। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम आई है, कल जो लाइट की कटौती हुई थी ना, थोड़ी बहुत तूफान की वजह से, कटौती नहीं थी, तूफान की वजह से डिस्टर्ब हुआ था। तो इस वजह से जो सूर्यनगर से 6 घंटे पानी मिलता था डेली तोलेड़ा, वो 4 घंटे मिल पाया है ना। उससे पहले इन्होंने क्या किया, शिवाजी पार्क टंकी की सप्लाई परसों डिस्टर्ब थी 1 दिन पहले, तो पहले उसको सप्लाई देना मस्ट था। तो मैंने कहा भाई पहले उसको दे दो, और इनको जैसे ही पानी इकट्ठा होगा आज दिन में पानी दे देंगे। ये पार्षदों से भी इनसे बात हो गई थी, 4 बजे बता दिया था कि भाई हम अभी जो शेड्यूल्ड टाइम है उस पर सप्लाई नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में जीवनदायिनी नदी चंबल बहती है, उसके बाद भी शिक्षा नगरी कोटा के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोटा पटरी पर इलाके में टंकी तो 10 साल पहले बनकर के तैयार हो चुकी है। कुछ कॉलोनियों में पानी की सप्लाई भी शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादातर कॉलोनियां आज तक ऐसी हैं जहां पानी की पाइप लाइन तक नहीं पहुंची और लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम इलाके में पहुंची तो स्थानीय लोग जुटने लगे और वार्ड नंबर 43 कोटा उत्तर की पार्षद संतोष बैरवा के घर पहुंचे। संतोष बैरवा के नेतृत्व में सड़क पर महिलाओं ने मटकी फोड़कर प्रदर्शन शुरू किया। स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि इलाके में अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तब हम क्वार्टर में रहते थे तो मेरी ये स्किन प्रॉब्लम नहीं थी, तब हम पूनम कॉलोनी में आए तब से ये स्किन प्रॉब्लम हो गई और बढ़ती जा रही है। मैंने काफ़ी इलाज भी करा लिया इसका। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब नहीं होंगे, पानी की बात है। बिल्कुल सच है, यहाँ का जो बोरिंग का पानी है वो इतना गंदा है जो कि आदमी के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह है। उनमें स्किन प्रॉब्लम होती है, उनमें अन्य दूसरी बीमारियां होती है। तो इसके लिए यहाँ की क्षेत्रीय वार्ड पार्षद मैडम संतोष बैरवा जी के नेतृत्व में पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार जलदाय विभाग सरकार को हम बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे करके अवगत करा रहे हैं कि हमारी पूनम कॉलोनी क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन टंकी यहाँ बनी हुई है, लेकिन अभी पाइपलाइन के कनेक्शन वगैरह नहीं है और लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। पानी की बात तो बात छोड़िए आप, ये पाइपलाइन का भी कहीं नजर नहीं आ रही कि कहीं पाइपलाइन बिछाई हो। जब तक पाइपलाइन ही नहीं बिछेगी तो पानी कहाँ से आएगा? जलदाय विभाग को कितना कह चुके हैं, अंग्रेज गवर्नमेंट वाली बात आती है वो पूरा सपोर्ट करते नहीं है। दोनों अलग अलग पार्टियाँ आ जाती हैं, इस बीच के अंदर वो अंदर होता सारा काम रुक जाता है। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। लगातार पूनम कॉलोनी क्षेत्र 50 साल पुरानी कॉलोनी है, 15 साल नगर निगम में सम्मिलित हुए इस क्षेत्र को हो गए हैं। इसके आसपास चारों तरफ जो अवैध बस्तियां उनमें तक यहाँ का चंबल का शुद्ध पेयजल पहुँच चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में राजनीतिक दुर्भावना कहे या कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर गया नहीं या सोया हुआ प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं गया। और आज भी करीब 25,000 आबादी का ये जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 43 कोटा उत्तर नगर निगम का, ये चंबल के पानी से वंचित है, जबकि यहाँ का कोटा को
एक चंबल का वरदान प्राप्त है और यहाँ का चंबल का पानी बूंदी जा रहा है, चंबल का पानी भीलवाड़ा जा रहा है। जब अकाल की स्थिति जब पैदा हुई तो यहाँ का कोटा का पानी लातूर तक महाराष्ट्र में भेजा गया। फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। आज भी पानी की पाइपलाइन नहीं डलने से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और फिर से अब घरेलू गैस सिलेंडर महंगे कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1000 रुपए का 14 किलो करीब का सिलेंडर हो गया है और अब जो सिलेंडर पहले 953 रुपये 50 पैसे का मिलता था, वही सिलेंडर अब दाम बढ़ने के बाद 1003 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। तो आम आदमी पर फिर से महंगाई की मार पड़ रही है। फिर महंगा किया गया है एलपीजी सिलेंडर, महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर और रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर के आम जन किस तरीके से परेशान है, इसी को लेकर के अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगियों ने लोगों से उनकी राय को जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी के लिए अब रसोई गैस की कीमतें भी समस्या बन गई हैं। रसोई गैस का सिलेंडर पहली बार 1000 रुपए को पार कर गया है। ये जो गैस सिलेंडर के पहले दाम थे उससे हर दूसरे तीसरे महीने या महीने में 2 बार भी बढ़ चुके हैं। 1000 से ऊपर तो इसकी चले गई रेट। और दूसरी बात, 1 महीने में 1 सिलेंडर खत्म होता है तो गृहिणी क्या करे। और दूसरी चीजें भी महंगी हैं, डीजल पेट्रोल वो भी महंगा है। जैसे जाते हैं ऑफिस में तो उसमें भी डबल आ रहा है खर्चा। जो तनख्वाह मिल रही है उसमें हमारा काम नहीं चलता। और महंगाई, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो रही हैं, सब्जियां भी सब महंगी हो रही हैं। तो सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। मैं पूरी महंगाई की मतलब व्यापक स्तर पर महंगाई को देखती हूँ। मैं तो देखती हूँ कि जैसे बेटे की अगर शादी भी करनी है या बेटी की विदाई करनी है तो सगाई मार गई, विदाई मार गई, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई मार गई। महंगाई ने बहुत ज्यादा त्रस्त कर रखा है आम आदमी को। ये फल सब्जियां इतनी बर्बाद करी, बच्चों को अच्छा फल नहीं खिला सकते, फल इतने महंगे हो रहे हैं। दूध लेने जाओ भैंस का 70 रुपए किलो दूध मिल रहा है और फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी। जो कन्वेंस पहले 900 रुपए में आता था अब उन्हें 1500 2000 रुपए एक बच्चे के मांग रहे हैं। और फीस भी पहले 3 महीने की 10,000 थी, अब 12 13 15,000 कर दी है। पहले सिलेंडर आता था 375 400 में आता था, फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडी शुरू कर दी कि आपके अकाउंट में 200 रुपए सब्सिडी आएगी, ये वो है। फिर 600 का कर दिया सिलेंडर, उसके बाद फिर सब्सिडी, कुछ दिनों बाद सब्सिडी भी बंद कर दी। ऐसे करते करते सिलेंडर धीरे धीरे 600 से 800 900 1000 अब 1000 के भी बाहर निकल गया। पहले कॉलेज कन्वेंस ले लेते थे क्योंकि वो हमारे बजट में पड़ जाता था, पर अब खुद का कन्वेंस ले जाने में भी बहुत डर लगता है कि अभी एक दिन निकालेंगे तो 100 रुपए का पेट्रोल निकल जाएगा, चाहे थोड़ी दूर ही जाना पड़े। और उसके अलावा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर कोई कॉलेज के बाद लेना चाहे तो 10 बार सोचना पड़ता है। ऑनलाइन लेने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि ऑनलाइन की भी फीस डबल हो चुकी है अब। सर, इसके लिए मैं आम जनता जो वोटर है उसको दोषी मानता हूँ महंगाई के लिए। उन्होंने जैसे केंद्र में राज्य में सरकारों को चुना तो उन्होंने जो घोषणाएं की थी वह उन पर खरी नहीं उतर पाई। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों से श्री गंगानगर सहित प्रदेशवासी पहले ही परेशान थे, लेकिन आज जिस तरह से जब लोग जगे तो उन्हें मालूम चला कि घरेलू गैसों के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर तक का इजाफा हो गया है, जिसके बाद में अब घरेलू गैसों की कीमतें श्री गंगानगर में 983 रुपए से बढ़कर 1033 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच गई है। अभी हम श्री गंगानगर के गैस डिलीवरी पॉइंट पर ही मौजूद हैं, जहां पर कुछ उपभोक्ता भी हैं तो कुछ गैस डिलीवरी करने वाले भी। हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि आज जब सुबह उपभोक्ता आपके पास आए बढ़े हुए दामों को सुनकर उनका कैसा रिस्पांस था? जी, रिस्पांस तो ऐसा था कि एकदम ही रेट बढ़ने के कारण कस्टमर भी दुखी हैं और उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है वो उतने ही पैसे लेके आएगा ना जितने उसके पास है। वो अब गरीब आदमी है, जितनी उसकी दिहाड़ी है उससे अभी तक कितना के मिलता था सिलेंडर आपका? अभी तक 983 रुपये में, और आज मिल रहा है
33। ठीक है जी। हाँ जी। तो उपभोक्ता निराश तो है कहीं ना कहीं? फुल निराश है जी। अच्छा जी। सरकार से आपको गाली नहीं निकालते? गाली 10 बार दे के जाते हैं, भी तुमने रेट बढ़ाया, हमने थोड़ी बढ़ाया, सरकार बढ़ाती है, हम भी वर्कर हैं, हम भी, हमारे घर भी सिलेंडर है, उसके कारण हम भी दुखी हैं, कस्टमर तो दुखी हैं। अच्छा, आपके घर में भी गैस सिलेंडर का यूज होता है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से उपभोक्ता होने के नाते? उपभोक्ता होने के नाते यही कहना चाहते हैं भी सब्सिडी चालू करें, भी चाहे जितनी मर्जी करें, कस्टमर को भी फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ श्री गंगानगर के वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि बॉस अब श्री गंगानगर जिले में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम तो सबसे महंगे हैं ही है, अब गैस के दाम भी 1000 रुपये को पार कर गए। क्या माजरा है, कैसे लोग संभल पाएंगे? एक तो संक्षेप में ये बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसका गंगानगर में सबसे ज़्यादा महंगे रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ढुलाई कारण है। यहाँ पहले हनुमानगढ़ डिपो हुआ करता था, हनुमानगढ़ डिपो आबादी एरिया में आने के कारण से बंद हो गया। अब उसकी जगह अगर बठिंडा का हम टेंडर डिपो शुरू कर देंगे गंगानगर में, तो इसके रेट अपने आप नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल। गैस के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है, जिससे उपभोक्ता एक बार फिर से निराश हुए हैं। उपभोक्ताओं की डिमांड है कि एक बार फिर से सब्सिडी चालू की जाए ताकि उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है आम आदमी की, ऊपर से घरेलू जो गैस है उसमें आज 50 रुपए का इजाफा हो गया है, और उसके साथ ही जो कीमत है उसकी 1020 रुपये हो गई है, 1000 के पार पहुंच चुका है घरेलू सिलेंडर। पहले से ही महंगाई की मार, ऊपर से घरेलू गैस में 50 रुपए का इजाफा। हाँ, बहुत महंगाई बढ़ रही है, आज सिलेंडर पे भी 50 रुपए बढ़ गए हैं, है ना, और हर चीज महंगी होती जा रही है। राशन की घर चलाना हम लोगों को मुश्किल पड़ रहा है, कैसे घर चलाएं? सबसे ये गेहूं से हर चीज से महंगा हो गया है, ये सब चीज महंगी है। घर चलाना भी भारी पड़ रहा है, तो खाना भी भारी पड़ रहा है। सर, एक चीज हो तो गिना है, हर चीज पे महंगाई है लगा, खाने से लेके कपड़े से पहनने तक। पहले घर के एक बड़े बच्चे के कपड़े घर के और आसपास के रिश्तेदारियों के 10 बच्चे पहन लेते थे, लेकिन अब ऐसा ईगो आड़े आता है, कोई किसी के दूसरे कपड़े पहने हुए पसंद नहीं करता, तो कपड़े दिलाएं, कपड़ों पे जीएसटी लग गई। बाहर बढ़ रहा, हमारा तो बच्चा ही बेरोजगार डोल रहा है। हाँ, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जी महंगी। हमारा तो एक टाइम खाओ दूसरे टाइम भूखे सो, इनके लिए क्या मतलब है इनका? बहुत ज्यादा कमर तोड़ के रख दी। अब तो ये लगता है कि सांस ले रहे हैं, कब चले जाए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर पेट में अन्न ही नहीं जाएगा तो आदमी जिएगा कैसे? आदमी पहले कहते थे रोटी खा लो, अचार रोटी, दाल रोटी खानी है, पर दाल रोटी भी सरकार ने थाली खींच लिया हमारे आगे से। ये हालात कर दिया, ट्रांसपोर्टिंग महंगी है, पेट्रोल महंगा है, चीजें आ नहीं पा रही हैं। आप बताइए, सरकार जब पब्लिक को सुख नहीं दे पा रही है तो वोट के कभी उम्मीद मत रखे। हम परेशान है, बिल्कुल हमारी रसोई में खाना नहीं है, हम परेशान, हमारे बच्चों को कपड़ा कहाँ से फराए, हम परेशान है। हमारा आदमी बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगारी फैल रही है, बच्चों को कैसे पढ़ाए, हम कैसे सक्सेस करें हमारे बच्चों को? बच्चे को परेशानी हो रही है, रोजगार नहीं है किसी के अंदर, रोजगार का धंधा पानी दो बच्चों को, सब है, वोट तो देंगे नहीं, वोट जो तभी देंगे। तो वहीं जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सांसद रामचरण बोहरा ने वृक्षारोपण कर आम जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। सांसद ने स्वच्छता अपनाते हुए आम जन से ज्यादा पौधारोपण करने की भी अपील की है। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल, क्षेत्रीय निदेशक अशोक रावत समेत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, स्टाफ और मरीजों के परिजन मौजूद रहे। सांसद की मौजूदगी में यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सभी से उन्होंने वृक्षारोपण करने की अपील की है ताकि प्रकृति को बचाया जा सके। ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।